हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील। कैसे हो आप सब? तो शुरू करते हैं आज का एक नया सेशन। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, जिसको लिखा है तिसानी दोशी ने। यदि बात करते हैं तिसानी दोशी के बारे में, तो तिसानी दोशी का जो जन्म हुआ था 1975 में हुआ था। और ये हमारी एक इंडियन पोएट है। पोएट के साथ साथ ये जर्नलिस्ट भी है, डांसर भी है। और बात करते हैं, इन्होंने एक बहुत सारे काम किए। जैसे इन्होंने 6 बुक्स लिखी है पोएट्री के ऊपर। कितनी लिखी है? 6 बुक्स पोएट्री की लिखी है। फिक्शंस लिखे हैं इन्होंने बहुत सारे। बात करते हैं उनके जो एसेज है, पोएम्स है, शॉर्ट स्टोरीज है, वो बहुत ज्यादा एप्रिशिएटेड है। यानी कि उनको बहुत ज्यादा अच्छा उनके प्रति रेस्पॉन्स मिला है। साथ में बात करते हैं तिसानी दोशी ने एक नॉवल लिखा था। उनका शुरुआती नॉवल था और उस नॉवल का नाम था द प्लेजर सीकर, जिसको हिंदू लिटरेरी प्राइज भी मिला। यदि बात करते हैं तिसानी दोशी की, तो ये बहुत सारे कंट्रीज में इसने विजिट किया है। बहुत सारे कंट्री में घूमी है। जैसे कि बात करते हैं उनमें से मेन की हम बता दें, जैसे अंटार्कटिका ये गई है, इथोपिया, भूटान, मैक्सिको, तंजानिया एंड इटली, यहाँ पे गई है। तो यहाँ पे इसने जो हमारे चैप्टर है, ये एक इंटरव्यू सीरीज है। क्या है? इंटरव्यू सीरीज है। और बहुत सारे इसने इंटरव्यू दिया है। और उन इंटरव्यूज में से एक इंटरव्यू है जो द हिंदू और ओपन मैगजीन को इसने दिया था, और ये देती रहती है। तो यही हमारा इंटरव्यू है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, क्योंकि ये घूमने गई थी। कहाँ पे घूमने गई थी? अंटार्कटिका में। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी नैरेटर है तिसानी दोशी, वो हमें बताती है कि जब वो अंटार्कटिका, वो बताती है कि उसने अपनी जर्नी कैसे शुरू की। नैरेटर ने अपनी जर्नी कैसे शुरू की, वो हमें इसके बारे में बताती है। तो यहाँ पे हमारे कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो जो ये पूरा चैप्टर है, ये इसमें एक प्रोग्राम है जिसका नाम है स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम। इसी के साथ साथ वो भी जाती है। तो यहाँ पे जो हमारी नैरेटर है तिसानी दोशी, वो हमें बताती है कि कैसे उसने अपनी जर्नी शुरू की थी। तो कहती है जब उसने अपनी जर्नी शुरू की तो एक रशियन वेसल है। क्या है? रशियन वेसल क्या होता है? बहुत बड़ा जहाज होता है जो कमर्शियल पर्पज के लिए बनाया जाता है, जो रफ एंड टफ वेदर को जो टैकल कर सके। तो यहाँ पे उस वेसल का नाम है, रशियन वेसल का नाम है अकेडमिक सोकोलिस्की। और इस वेसल में बोर्ड करती है और अपनी जर्नी के लिए स्टार्ट हो जाती है। और इस वेसल में एक स्टूडेंट्स का ग्रुप था, हाई स्कूल स्टूडेंट्स का ग्रुप था, जो इस वेसल में जा रहा था। किस प्रोग्राम के थ्रू? स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम के थ्रू। वो कहां पर जा रहा था? वो भी इसी वेसल पर था, और वो भी अपनी किस पर? जर्नी पर जा रहा था, जर्नी टू दी अंटार्कटिका। ये सभी कहां पर जाने वाले? ये सभी अंटार्कटिका जाने वाले हैं। कहां पे? अंटार्कटिका। जो हमारी तिसानी दोशी है, वो भी अंटार्कटिका के लिए ही निकल चुकी है। किस वेसल से? अकेडमिक सोकोलिस्की। ये एक रशियन वेसल है और ये एक रिसर्च बेस भी है। तो यदि बात करते हैं वो अंटार्कटिका के बारे में क्या बताती है हमारी तिसानी दोशी। तिसानी दोशी कहती है कि जो अंटार्कटिका है वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट, विंडीएस्ट और ड्राईएस्ट कॉन्टिनेंट है। कि इससे ज्यादा ड्राईएस्ट, सूखा, इससे ज्यादा ठंडा और इससे ज्यादा तूफानी, यानी कि जहां पर बहुत ज्यादा तूफान आते हैं, हवा चलती है, कि ऐसा कोई कॉन्टिनेंट नहीं है। तो कहती है कि उसने अपनी जो जर्नी है उसकी शुरुआत कैसे की, उसने कहां से कमेंस की। तो वो मद्रास से है। हमें सभी को पता है कि जो हमारी ऑथर है वो कहां से? मद्रास से। तो उसने अपनी मद्रास से क्या की? अपनी जर्नी शुरू करी, जिसको अभी हम चेन्नई कहते हैं। क्या कहते हैं? चेन्नई। पहले मद्रास कहते थे, अभी चेन्नई। और जब वो मद्रास से शुरू करती है तो उसने कितने 9 टाइम जोन्स को क्रॉस किया। कितने टाइम जोन्स क्रॉस करती है वो? 9 टाइम जोन्स को क्रॉस करती है। 6 चेक पॉइंट्स, 3 वाटर बॉडीज, वाटर बॉडीज मतलब ओशंस, और बहुत सारे इको स्फीयर को क्रॉस करने के बाद वो कहां पहुंच जाती है? अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाती है। और डेस्टिनेशन क्या है? अंटार्कटिका। इन सभी की एक ही डेस्टिनेशन है, और वो डेस्टिनेशन है अंटार्कटिका। ये कहां पहुंच जाते हैं? अंटार्कटिका पहुंच जाते हैं। अब यदि अपनी ऑथर की बात करते हैं, तिसानी दोशी की बात करते हैं, तो तिसानी दोशी कहती है कि मुझे 100 घंटे लगे अलग अलग तरीके से, जब मैंने अपनी जो जर्नी है उसको कंप्लीट किया। और मैं कहां पे पहुंची? एक आइसोलेट मतलब एकांत, आइसोलेट में पहुंची। और वहां पर देखती है कि बिल्कुल चारों तरफ सन्नाटा, बर्फ सी सफेद चादर वहां पर फैली हुई है। और ये एक हिस्टोरिक
एक हिस्टोरिक टाइम था, एक समय क्या था, एक हिस्टोरिक टाइम को हमें रिप्रेजेंट करता है अंटार्कटिका। क्यों? क्योंकि जो हमारा इंडिया है ना, वो एक समय पहले अंटार्कटिका का ही पार्ट हुआ करता था। इंडिया क्या होता था? अंटार्कटिका का पार्ट हुआ करता था। और जो ये पूरा वर्ल्ड है, ये भी क्या होता था? एक ही लैंड मास पे था, सब कुछ इकट्ठे थे, सब कुछ इकट्ठे थे। और उन इकट्ठों को क्या कहा जाता था? उन इकट्ठे को, जैसे ये हम बना दे, ये एक ऐसा था, इसको कहा था गोंडवाना। पहली जो पूरी अर्थ थी, उस अर्थ पर सिर्फ जो हमारी ये जो अभी हमें फिलहाल में दिखाई देता है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, एशिया, अफ्रीका, ये सब क्या है? ये बाद में बने हैं, पहले सब इकट्ठे थे। और इन सभी को हम क्या कहते थे? गोंडवाना। इसको समझाने के लिए जो नैरेटर है, हमें क्या कहता है कि हमें 650 यानी कि 650 मिलियन ईयर्स पहले जाना पड़ेगा। हमारा नैरेटर है तिसानी दोषी, क्या कहती है कि इस बात को समझने के लिए हमें कहां जाना पड़ेगा? 650 मिलियन ईयर्स पहले जाना पड़ेगा। जब क्या कहती है कि उस समय जो अंटार्कटिका था, ये बहुत बड़ा जमीन का एक टुकड़ा था, जिसको क्या कहा जाता? साउथर्न सुपर कॉन्टिनेंट। साउथर्न सुपर कॉन्टिनेंट के नाम से इसको जाना जाता था। और उस समय इसको जाना जाता था गोंडवाना के नाम से, क्योंकि उस समय जितने भी ये जो देश है अभी हमें दिखाई देते हैं, ये सभी एक ही हिस्सा थे, एक ही पार्ट थे, ऐसा था। यानी पूरी अर्थ पर चारों तरफ वाटर ही वाटर, हर जगह वाटर, और उस पर एक छोटी सी जगह थी साउथ में, जिसको कहा जाता साउथर्न सुपर कॉन्टिनेंट, गोंडवाना। ये था उस समय। फिर क्या हुआ? जैसे जैसे समय बीतता गया, लेकिन उस समय ह्यूमन नहीं थे, मानव का उस समय पृथ्वी पर कोई आना जाना नहीं था। उस समय हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं था, 650 मिलियन ईयर्स एगो। अब उस समय जो क्लाइमेट थी वो बहुत ज्यादा गर्म थी, वार्म थी बहुत ज्यादा, और वहां पर बहुत सारी वैरायटीज हमें देखने को मिल सकती थी। किसकी? फ्लोरा एंड फूना की। फ्लोरा एंड फूना यानी कि वनस्पति, नेचर, और जीव जंतु, जो जंगली जानवर होता है, बहुत सारी वैरायटीज थी। उसके बाद क्या होता है? लगभग 500 सालों तक, 500 ईयर्स तक ये गोंडवाना बना रहा, यानी कि ये एग्जिस्ट रहा 500 सालों तक, यानी कि 1150 तक ये क्या रहा? एग्जिस्ट रहा। ये बिल्कुल भी नहीं हटा, ये सेम टू सेम ऐसा ही बनता रहा। फिर धीरे धीरे क्या हुआ? जो ये कह सकते हैं कि जो हमारी अर्थ है जिस स्पीड से घूम गई है, उसी के कारण क्या हुआ? इसमें कुछ और चेंजेस हुए। एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ऐसी आई कि धीरे धीरे फोर्स लगता रहा और ये सेपरेट होते चले गए। और फिर इसमें से ही एशिया निकला, अफ्रीका निकला, अमेरिका निकला, ऑस्ट्रेलिया, सारे कॉन्टिनेंट जो अभी प्रेजेंट ग्लोब पर हमें दिखाई देते हैं, वो सब बनने शुरू हो गए। इसके बाद क्या होता है कि अब हमें बताते हैं कि इसके बारे में, ये तो बता दिया गोंडवाना के बारे में कि कैसे हमारा प्रेजेंट ग्लोब बनता है। अब आगे समझने की कोशिश करते हैं कि जो ये हमारा नैरेटर है, कह सकते हैं तिसानी दोषी है, वो एक गर्म जगह से बिलोंग करती है, मद्रास। अब मद्रास क्या है? यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, ये बहुत ही ज्यादा क्या है? गर्म है। क्या है? बहुत ज्यादा गर्म है। और ये जब वहां पर अंटार्कटिका में जाती है और देखती है कि 90% आइस यहां पर जमा है पूरे वर्ल्ड का, 90% आइस तो यहीं पर ही है। और ये इतने बड़े बड़े वहां पर आइसबर्ग है। आइसबर्ग का मतलब होता है हिमखंड, बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ हैं, बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े हैं जो यहाँ पर जमे पड़े, जो एक कंट्री के जितने हैं। कितने हैं वे? एक कंट्री के जितने बड़े हैं। तो वहां पर देखती है और बड़ा ही एक्साइटेड हो जाती है। कौन? हमारी तिसानी दोषी, इन बड़े बड़े ग्लेशियर्स को देखकर जो वहां पर जमे हुए हैं। और जब वो उन पर चलती है, एक पिंग पोंग, एक बड़ी सी पिंग पोंग बॉल के जैसा उसको फील होता है कि ये तो क्या है? पिंग पोंग बॉल के जैसा है। अब बात करते हैं कि अंटार्कटिका पर अभी भी कोई ह्यूमन लाइफ नहीं है, वहां पर कोई इंसान नहीं रहता, बस घूमने जाता है, क्योंकि वहां की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो ऐसी है कि वहां पर इंसान सरवाइव नहीं कर सकता। वहां पर कोई ह्यूमन नहीं है, ना ही ह्यूमन का कोई एग्जिस्टेंस है कि वहां पर होगा। हाँ, आप वहां पर घूमने जा सकते हैं, घूम फिर के आ सकते हैं। वहां पर दिखने को क्या मिलता है? वहां पर आपको मिलेगा देखने को बड़ी बड़ी व्हेल्स मिलेगी, क्रैबिटर सील्स मिलेगी जो केकड़े खाती है, वे सील्स मिलेगी, और लिमिटलेस आइसबर्ग, ह्यूज आइसबर्ग्स वहां पर आपको फैले मिलेंगे। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े वे आपको मिलेंगे जिसको पक्षी खाते रहते हैं, ये वहां पर आपको देखने को मिलेगा। ब्लू व्हेल्स मिलेगी, बड़ी बड़ी, बहुत बड़ी बड़ी व्हेल्स मिलेगी वहां पर, ब्लू व्हेल्स सब वहां पर फैली हुई है। तो यहाँ पर वहां पर 24 आवर्स क्या रहता है?
सूर्य चमकता रहता है, वहां पर कभी रात ही नहीं होती। 24 आवर्स हमारा जो सन है वहां पे चमकता रहता है, और वहां पर 24 आवर्स समर लाइट्स चलती रहती है, और जो वहां पर आपको बहुत ज्यादा रेडिएशन का इफेक्ट भी देखने को मिलता है। और वहां पर इतनी ज्यादा साइलेंट है, कौन कहती है, तिसानी दोषी कहती है कि वहां पर इतना ज्यादा साइलेंस है कि जो साइलेंस है वो तभी टूटता है जब कोई बड़ा सा आइसबर्ग टूटकर वहां पे गिर जाता है। अब ये आइसबर्ग क्यों टूट रहे हैं इसके बारे में भी अब हम समझने की कोशिश करेंगे। और जब ये बड़े बड़े आइसबर्ग टूटकर गिरते हैं तो एक माइंड बॉगलिंग इफेक्ट होता है। माइंड बॉगलिंग मतलब दिमाग को सुन कर देने वाला यहाँ पे एक नजारा देखने को मिलता है अंटार्कटिका में, जो बड़े बड़े आइसबर्ग टूट के गिरते हैं। अब समझते हैं कि ये आइसबर्ग टूटकर गिर क्यों रहे हैं, ये क्यों आखिर ऐसा हो रहा है। अब बात यह है कि जो हम हैं, हम क्या है, सबसे खतरनाक है इस संसार में। जो इंसान है वो सबसे खतरनाक प्राणी है, इससे खतरनाक, इससे डेंजरस कुछ भी नहीं है। और हमें आए इस पृथ्वी पर 12,000 साल हुए हैं। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट हमें इस अर्थ पर आए 12,000 साल हुए हैं, और इस 12,000 साल में हमने ऐसी बैंड बजा दी है इस अर्थ की। इन 12,000 साल में इस अर्थ की हमने ऐसी बैंड बजा दी है, 12,000 साल ही हुए हमें, और 12,000 साल में ऐसी बैंड बजा दिया कि हमने यहाँ पर सिटीज बना दी, मेगा सिटीज बना दी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बना दी, जंगल काट दिए, जंगल काट के अपना बनाना शुरू कर दिया, और इस पृथ्वी की बैंड बजा दी। और यहाँ पर हमने लगातार जो हार्मफुल गैसेज है वे निकालनी हमने यहाँ पे शुरू कर दी। यानी कि हम डोमिनेट हो गए इस अर्थ पर। हमने दिखाया कि ये बस अर्थ हमारी है, और हम इसमें अर्थ को हमने क्या कर दिया, डोमिनेट कर दिया इस मदर नेचर को, जिसके कारण ये एंक्रोच होना शुरू हो गया, एंक्रोचमेंट होना शुरू हो गया। यानी पृथ्वी जो है अब सिकुड़नी शुरू हो चुकी है। हमारे पास रिसोर्स क्या है, लिमिटेड है। आने वाली जनरेशन है उसको शायद जो आज हम रिसोर्स देख रहे हैं शायद उसको रिसोर्स देखने को भी ना मिले। हमारे पास रिसोर्स कम है। एक दूसरी बड़ी प्रॉब्लम क्या है, बर्गोइंग पॉपुलेशन। बर्गोइंग पॉपुलेशन का मतलब क्या है, बढ़ती जनसंख्या। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, और ये सबसे बड़ा मेजर फैक्टर है जिसके कारण ये सब चीजें हो रही है। बर्गोइंग पॉपुलेशन है, उनको रिसोर्स चाहिए, या दूसरी वरी है। अब यदि बात करते हैं एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर की, आप सभी को पता है कि हर साल कुछ ना कुछ टेम्परेचर अर्थ का बढ़ता रहता है, जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर है। और यही सबसे डेंजरस बात है कि जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसी के कारण ये जो बड़े बड़े आइसबर्ग हैं ये टूटकर गिर रहे हैं। अब जो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है किसके कारण, CO2 के कारण। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो पोल्स पर जाती है। कहां पर जाती है, पोल्स पर। वो पोल्स पर इकट्ठी हो रही है, और कहने की बात यह है कि पूरी पृथ्वी को उसने अपने एक ब्लैंकेट से, एक चादर से घेर लिया है। और सबसे ज्यादा प्रभाव कहां पे पड़ रहा है, साउथ पोल पर, अंटार्कटिका पर। वहां पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता जा रहा है, जिसके कारण बड़े बड़े ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, और ग्लोबल वार्मिंग इसी को कहते हैं कि वहां पर टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है अर्थ का, जो एवरेज टेम्परेचर होता है। अब तिसानी दोषी कहती है कि बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके मुझे आंसर्स ही नहीं पता, मुझे आंसर ही नहीं मिले। और वे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, कि ये जो क्लाइमेट है जो चेंज हो रही है ये क्यों हो रही है, इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर उसको अभी तक नहीं मिले। यदि बात करते हैं उनमें से बहुत से क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो तिसानी दोषी कहती है कि बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं कि मैं उनसे बहुत ही ज्यादा परेशान हूं, बहुत ज्यादा अलार्म हो चुकी हूं, चिंतित हूं। अपने डिबेट में वो कहती है कि अंटार्कटिका इस पृथ्वी पर एक मेजर रोल प्ले करता है। अगर ये अंटार्कटिका ना हो तो कभी के ही इस पृथ्वी पर ये सब देश ही खत्म हो जाएंगे। अगर अंटार्कटिका खत्म हो गया तो सब पृथ्वी खत्म हो जाएगी, ये देश ही खत्म हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। क्योंकि जितने भी आइसबर्ग है सब पिघल जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे, वाटर लेवल बढ़ जाएगा, और जितने भी हमें लैंड मास दिखाई देता है ये सब वाटर में डूब जाएगा, और कुछ भी नहीं बचेगा। तो क्या कहती है कि जो अंटार्कटिका एक मेजर रोल प्ले करता है किसमें, इस पृथ्वी की लाइफ में, इस पृथ्वी पर एक मेजर रोल प्ले करता है। वो कैसे करता है कि जो अंटार्कटिका है ये प्रिस्टीन है। क्या है, प्रिस्टीन। प्रिस्टीन मतलब इतना ज्यादा प्राचीन है, और इसमें लगभग बहुत पुराना है अंटार्कटिका, बहुत ही ज्यादा पुराना। अभी तो हमने देखा ना कि 655 मिलियन ईयर्स
पहले की बात है ना। उस टाइम में गोंडवाना हुआ करता था, इसमें से सारी चीजें निकल के आ गई और क्या बचा भी, अंटार्कटिका। तो ये सबसे प्राचीन है, सबसे प्रिस्टीन है, और इसमें लगभग 500,000 ईयर्स पुराने कार्बन रिकॉर्ड्स भी, जो आइस है, जो मोटी मोटी लेयर्स है आइस की, बर्फ की, उसमें दबे मिल सकते हैं। बहुत सारे फोसिल्स मिल सकते हैं, कार्बन के रिकॉर्ड्स मिल सकते हैं, जिससे हमें क्या पता चलेगा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, किसके, अर्थ का जो प्रेजेंट है, पास्ट कैसा था और फ्यूचर कैसा होगा, इन सब चीजों का पता हमें किससे चलेगा, अंटार्कटिका से ही पता चलेगा, क्योंकि सब चीजें दबी हुई है किसके, उन आइस सेल्स के नीचे, आइसबर्ग्स के नीचे, आइसबर्ग्स के नीचे दबी हुई है। अब बात करते हैं आगे, अब बात करते हैं स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम की। अब जो स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम है, ये चलाया गया था, क्यों चलाया गया, क्योंकि जो इकोलॉजिकल प्रोसेस है उसको समझाने के लिए कि ग्लोबल वार्मिंग हो क्यों रही है, इसलिए क्या चलाया गया, एक स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, और जिसकी एक मेंबर थी हमारी तिसानी दोषी, और ये किस एकेडमिक सोकल, इसकी एक रशियन वेसल है, उसमें ये बैठकर सभी कहा जाता है, स्टूडेंट्स की एक ट्रिप थी, स्टूडेंट्स को ले जाएगा कहां पर, अंटार्कटिका पे। क्यों ले जाएगा, ताकि बच्चे देखें कि आखिर ये ग्लोबल वार्मिंग है क्या। जब ये इसे पर्सनली देखेंगे तभी तो उन्हें पता चलेगा कि वास्तव में ग्लोबल वार्मिंग है क्या, क्योंकि साइंटिस्ट कह रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही सब कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है। तो वहां पे लेके जाते हैं उनको, क्योंकि यहाँ पर ऑथर का कहना यह है कि जो स्टूडेंट्स हैं वे अवेयर है, उनका जो माइंड है वो जल्दी ही इंप्रेसिबल माइंड है, यंग है, और वो जल्दी ही चीजों को समझ लेते हैं। जो ये प्रोग्राम है ये लगभग इसको 6 साल हो गए चलते हुए, 6 सालों से चल रहा है। किसके द्वारा चलाया जा रहा है, एक कनेडियन है जिनका नाम है जियोफ ग्रीन, ये इसको चला रहे हैं। पहले ये क्या करते थे, पैसे के लालच में ये सेलिब्रिटीज को लेके जाते थे, सीनियर सिटीजन्स को लेके जाते थे, जो रिच होते थे उनको लेके जाते थे, किसके लिए, पैसे के लिए। अब जो रिच थे उनकी तो क्यूरियोसिटी होती कि अंटार्कटिका घूम के आए, बट इसको बड़ा दुख होता था कैनेडियन जो थे जियोफ ग्रीन को, कि वहां पे जाते हैं लेकिन बदले में अर्थ को तो कुछ नहीं दे रहे हैं। वे देख रहे हैं कि अर्थ यहाँ से बीमार हो रही है, सारी प्रॉब्लम यहाँ से चल रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जिसके कारण ये हो रहा है। तो अब हम इसको रोके कैसे, उस पर वे कोई काम नहीं कर रहे थे, इसलिए वे बड़े परेशान हुए और उन्होंने सोचा क्यों ना बच्चों को लेके जाए हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को, वे समझेंगे अर्थ की प्रॉब्लम को जो यहाँ पे हो रही है अंटार्कटिका में, और जब उसको समझेंगे तो जरूर ही उसका रिजोल्यूशन निकाल के लाएंगे। और ऐसा हुआ भी स्टूडेंट्स ने चीजों को बदलना शुरू किया। वे समझ गए कि आखिर में जो ग्लोबल वार्मिंग होती है, जब उन्होंने अपनी आंखों के सामने बड़े बड़े आइसबर्ग्स को गिरते हुए देखा, तो अब उन्हें पता चल गया कि हाँ, वास्तव में ग्लोबल वार्मिंग होती है, रियलिटी में होती है। जो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है वो रियलिटी है, और उसका प्रभाव कहां पे पड़ रहा है, पूरा इफेक्ट अंटार्कटिका पर पड़ रहा है। इससे एक हमें लेसन भी सीखने को मिलता है। वो क्या मिलता है कि यदि हम एनवायरमेंट में छोटे छोटे चेंजेस करेंगे तो बड़े चेंजेस अपने आप ही हो जाएंगे, तभी हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। हमें छोटे चेंजेस करने हैं। उसका एग्जांपल है माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन। ये वहां पर समुद्र में पाया जाता है, सरफेस पर, और जो वाटर सरफेस होती है अंटार्कटिका में पाया जाता है, सी में भी पाया जाता है। फाइटोप्लैंक्टन होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, प्लांट्स होते हैं छोटे छोटे जो सरफेस पर फ्लोट करते रहते हैं, जिनको फीड करते हैं वहां की मछलियां, बात करते हैं बर्ड्स, पक्षी, वो इनको खाते हैं। अब हो ये रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो ओजोन लेयर है उसमें होल्स हो रहे हैं, और जिसके कारण जो फाइटोप्लैंक्टन है ये यूवी अल्ट्रालाइट वेव्स जो होती है उनके कनेक्शन में आ रहे हैं और ये खत्म होते जा रहे हैं, जिसके कारण एक इकोलॉजिकल जो है, जो ग्लोबल कार्बन साइकिल है उसमें क्या आने लगा है, वो डिसबैलेंस हो चुकी है। और इसका डिसबैलेंस होने से मतलब क्या है कि फिर जितना भी कार्बन साइकिल है वो खराब हो जाएगा, ग्लोबल कार्बन साइकिल। तो यदि हमें समझना है कि यदि हमें कोशिश करनी है सुधार करने की, तो हमें इतने माइक्रोस्कोपिक लेवल से छोटी छोटी चीजों में हमें सुधार करना होगा, जिसके कारण बड़ी चीजों में अपने आप ही चेंज आ जाएगा। अब जो नैरेटर है वो हमें अपना एक्सपीरियंस बताती है। ये तो होगा फाइटोप्लैंक्टन के बारे में कि यहाँ पे बताया गया है कि यदि हम छोटी चीजों में चेंज करेंगे तो बड़ा अपने आप ही चेंज हो जाएगा। हमें बड़े के बारे में नहीं सोचना है, छोटी चीजों के बारे में। जब हम फाइटोप्लैंक्टन को बचा लेंगे और जो हम बहुत ज्यादा पोल्यूशन करने से बचेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग कम होगी।
एवरेज जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो कम होगा और हमारे ग्लेशियर पिघलने से बच जाएंगे और सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हमारा जो नैरेटर है, ऑथर है, वो हमें बताती है एक अपना एक्सपीरियंस कि जब वो अंटार्कटिका पर आई, वो कहती है ये एक्सपीरियंस जब मैं अंटार्कटिका पर गई थी मैं कभी नहीं भूल सकती, ये भूलने लायक है भी नहीं, नेवर टू बी फॉरगॉटन, इसको कभी नहीं भुलाया जा सकता। वो बताती है कि हम हैं साउथ में 65.55 डिग्री साउथ इक्वेटर में है और जब हमें गोरेटेक्स होते हैं आइस शूज, जिसमें देखोगे ना ऐसे नुकीली वे निकली रहती हैं, गोरेटेक्स कंपनी के शूज होते हैं, उनको कहते हैं आइस शूज, उनको पहनते हैं, सन ग्लासेस पहनते हैं क्योंकि वहां पर धूप रहती है, यूवी रेज सबसे ज्यादा वहीं पर रहती है, तो उनको पहनते हैं और जब हम उस पर नीचे उतरते हैं तो नीचे आइसबर्ग्स, आइस के सेल्स बहुत फैले हुए हैं। क्या है वहां पर? आइस सेल्स फैले हुए हैं, लगभग 180 मीटर्स के सोल्ट वाटर की जो बर्फ है वो फैली हुई है 180 मीटर की, दूर दूर तक चारों तरफ बस हमें बर्फ दिखाई देती है। उससे अलग वहां पर पेरीफेरी पर, उनकी पेरीफेरी पर किनारों पर कौन बैठी है? सील्स बैठी है, क्रैब ईटर सील्स, केकड़े खाने वाली सील, पेंगुइन वहां पे आपको खूब आसानी से देखने को मिल जाती है। उससे अलग वे वहां पर घूमते हैं, उस पर घूमते हैं, जो 1 मीटर गहरी मोटी जो आइस सील्स क्या होती है, सीड्स होती है, उस पर चलते हैं, जो पिंग पोंग बॉल के ऊपर चलने जैसी फीलिंग वहां पे आती है। और वहां पे जो हमारी नैरेटर है वो कहती है कि वास्तव में ये ऐसा एक्सपीरियंस है जिसको मैं कभी भुला नहीं सकती। और लास्ट में जो हमारी नैरेटर है उसका समिंग अप कैसे करती है, इसका कंक्लूजन क्या निकालती है, जो ऑथर है वो कहती है कि जो ब्यूटी ऑफ बैलेंस है कि यहाँ पर सब कुछ बैलेंस में है। यदि आप अंटार्कटिका जाते हैं तो अंटार्कटिका पे आपको ब्यूटी तो देखने को मिलेगी, उसके और ब्यूटी मिलेगी बैलेंस में। ये भगवान ने ये जो नेचर है इसको बैलेंस में कर रखा है, लेकिन हम इंसानों ने इसको क्या कर दिया है, इस बैलेंस को क्या कर रहे हैं, इम्बैलेंस कर रहे हैं, इसको हटा रहे हैं, बैलेंस खत्म कर रहे हैं, हम कर रहे हैं इस बैलेंस को खत्म। तो यहाँ पर जो ऑथर है वो कहती है कि मैं बड़ी खुश हुई देखकर, मैं इतनी ज्यादा इंप्रेस हो गई जब मैंने यहाँ पर अंटार्कटिका में देखा ब्यूटी ऑफ बैलेंस, कि कैसे हमारे प्लेनेट पर ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, कैसे सारा कार्बन साइकिल जुड़ी हुई है। उस सब चीजों का पता कहाँ पे चलता है, अंटार्कटिका पे जाकर पता चलता है। ये सब चीजें कौन देखती है, हमारी ऑथर देखती है। और वो कहती है कि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे माइंड में, लेकिन कुछ भी उन क्वेश्चंस के आंसर भी हमें ही मिलेंगे। और वो कहती है कि मैं अब बहुत ज्यादा क्या हूं, ऑप्टिमिज्म हो चुकी हूं, क्या हो चुकी हूं वहां पे जाकर, ऑप्टिमिज्म। और मैंने बहुत शुरुआत की अपनी पृथ्वी को बदलने के, बहुत सारे ऐसे उसने बहुत सारे काम भी शुरू किए। और वो कहती है कि जो टीनेजर्स है जिनको हम यहाँ पे लेके गए, ये पूरे आइडियलिज्म हो गए हैं, ये भर गए हैं, ऑप्टिमिज्म से बच गए हैं। और मुझे यकीन है कि ये जो ट्रिप है अंटार्कटिका की इन बच्चों के माइंड को बदल देगी और यही है जो इस पृथ्वी को बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारा जो सेशन है अच्छा लगा हो, वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें चैनल को, और वीडियो को शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई वीडियो के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय।